विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग चल रही है। आज राज्य के 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहे मतदान सत्ता का समीकरण तय करेगा। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग हुई थी। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जैसे 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 6 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। करगहर में सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने। सीपीआई से महेंद्र प्रसाद गुप्ता और कांग्रेस में संतोष कुमार मिश्र उम्मीदवार हैं। नरकटियागंज सीट पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने। आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार मैदान में हैं। सिकंदरा सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी और आरजेडी से उदय नारायण चौधरी आमने सामने हैं। कहलगांव की सीट पर आरजेडी कांग्रेस के बीच सियासी फाइट। आरजेडी से रजनीश भारती, कांग्रेस से प्रवीण सिंह कुशवाहा आमने सामने हैं। सुल्तानगंज सीट पर भी आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है। आरजेडी से चंदन सिन्हा, जबकि कांग्रेस से लल्लन कुमार हैं। उम्मीदवार चैनपुर कैमूर सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने हैं। वीआईपी से गोविंद बिंद, जबकि आरजेडी से ब्रिज किशोर बिंद हैं उम्मीदवार। बता दें कि बिहार चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 रैली की, 1 रोड शो किया, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में 84 रैलियां की। इस बीच एनडीए और महागठबंधन के बीच दावे प्रतिदावे, वार पलटवार किए जा रहे हैं। उधर बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता कर दिए गए हैं। पहले चरण की तुलना में इसे और अधिक कड़ा किया गया है। डीजीपी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से सटे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में सुरक्षा मजबूत की गई है। डीजीपी ने पुष्टि करी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से सील कर दी गई है। इस चरण में केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात हैं, ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष राज सिंह, इनपुट हेड जी। दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इसके लिए क्या जानकारी है? देखिए, बिहार चुनाव में जो पहले चरण का मतदान हुआ था और जिस तरीके से मतदान का लगभग 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, तो उसी तरीके से दूसरे चरण में भी यह देखने को मिल रहा है कि मतदान बूथों पर जहां जहां दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, काफी लंबी भीड़ दिखाई दे रही है। और अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी 1 घंटे पहले तक जो मतदान का प्रतिशत आया है काफी उत्साहजनक है और इससे नेताओं में काफी उत्साह है। कुल मिलाकर के 1 घंटा पहले 11 बजे तक 33% तक मतदान हो चुका था और उम्मीद है कि शाम होने तक 65% से भी अधिक पोलिंग हो जाए। प्रशांत किशोर ने मतदान दाताओं से यह उम्मीद जताई है कि वो पहले चरण के मतदान को रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सबसे आग्रह किया है कि आप घर से निकलिए और मतदान करिए। और इस चरण के मतदान में भी जो लोगों की भीड़ जुट रही है वो काफी उत्साहजनक है। अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद
राजेश वर्मा जो चिराग पासवान की पार्टी के हैं, उन्होंने भी मतदान किया है। और हर जगह पर जो सुरक्षा कर्मियों की जो जिम्मेदारी दी गई है ताकि मतदान शांतिपूर्वक और संपन्न हो। जी जी, मनीष जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। झारखंड की बहुचर्चित घाटशिला विधानसभा सीट पर आज वोटिंग चल रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव मैदान में हैं, जबकि झामुमो ने दिवंगत पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू भी चुनावी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पिछले कई दिनों से घाटशिला में दोनों दलों के बीच तेज प्रचार अभियान देखने को मिला। झामुमो की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को रोड शो किया और जनता से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। झामुमो अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन की लोकप्रियता और सहानुभूति लहर पर भरोसा कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पार्टी के बड़े नेता घाटशिला में लगातार डेरा डाले हुए हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई दिग्गज शामिल हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी प्रचार अभियान में भाग लिया। खुद चंपई सोरेन भी गांव-गांव जाकर अपने पुत्र के लिए समर्थन मांगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। घाटशिला सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटेदार है। जनता किसे चुनेगी, इसका फैसला आज चल रहे मतदान के बाद ही होगा। फिलहाल दोनों दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय सिंह जुड़ रहे हैं। जी, घाटशिला उपचुनाव में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए प्रज्ञा, ये जो है घाटशिला जो चुनाव है जी झारखंड के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है। जी चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, ये दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि ये जो है ये उपचुनाव है। एक तरफ चंपई जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन हैं। दूसरी तरफ जो दिवंगत मंत्री थे रामदास सोरेन, उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन हैं। तो ये जो सीट है बड़ा हॉट सीट हो गया है। इन लोगों के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है। दोनों लगातार जो है भाजपा की ओर से लगातार जो स्टार प्रचारक इवेंट की उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी आकर यहाँ जो है आदिवासी कार्ड खेला था और प्रचार के लिए ये किया था। लेकिन जो झारखंड जेएमएम के जो आला नेता है ये तो लगातार कर ही रहे, खास करके मुख्यमंत्री और उनकी जो गांडे की विधायक और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो कमान संभाल लेते हैं। और ये जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम जो है विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। अगर हमने लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विकास किया है, यहाँ के घाटशिला को सर्वांगीण विकास किया है, तो जो है आप हमारे लिए वोट कीजिए। तो ये जो दिलचस्प मामला होगा, ये देखने वाली बात होगी कि जो है चुनाव का जो परिणाम किस करवट बैठता है। लेकिन ये सवेरे से ही जो देखा जा रहा है कि जो है महिलाएं और जो है लोग जो है लगातार जो है बूथ पर जो है कतारबद्ध होकर दिए हैं। पुलिस जो है प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, कहीं कोई अनहोनी घटना न घटे। इस चलते जो है लगातार जो ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना नहीं लगे। पुलिस और केंद्रीय बल के जवान जो भी है वो भी अर्धसैनिक बल है, खास करके प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है कि कहीं से कोई अप्रिय घटना न घटे।
जी प्रज्ञा। जी अजय, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फरीदाबाद में मिले 2900 किलो विस्फोटक की जांच अभी भी चल रही थी कि सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली एक भीषण धमाके से दहल उठी। सोमवार को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका आतंकी हमला था। इस हमले में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग घायल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। एजेंसियों के अनुसार ये आत्मघाती हमला था। अब तक की जांच में सामने आया है कि दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। पुलिस घटनास्थल से बरामद कार में मिले शव का डीएनए टेस्ट करवाएगी ताकि ये पुष्टि की जा सके कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था या नहीं। खुफिया एजेंसियों को शक है i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। इस शख्स की एक सीसीटीवी तस्वीर मिली है जिसमें वह काले रंग की मास्क पहना हुआ है। फरीदाबाद में भारी मात्रा में बरामद अमोनियम नाइट्रेट के मामले में जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां डॉक्टर उमर मोहम्मद की तलाश कर रही थी। उमर मोहम्मद कश्मीर का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार धमाके के वक्त आतंकी उमर मोहम्मद कार में अकेला था। उसने अपने 2 अन्य साथी आतंकियों के साथ हमले की योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार जब फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जाने लगी तो उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा और दहशत में आतंकी हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ कार में डेटोनेटर लगाया और धमाके को अंजाम दिया। जिस i20 कार से लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया है उसका मालिक मोहम्मद सलमान नाम का शख्स था। उसने इसे नदीम को बेचा। नदीम ने इस कार को एक कार डीलर रॉयल कार जोन फरीदाबाद को बेचा। इसके बाद इसे तारिक ने खरीदा, फिर इसे उमर ने खरीदा। यह कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड थी। इसका नंबर HR267624 था जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है। तारिक को कल रात पुलिस ने पुलवामा के संबूरा से हिरासत में लिया है, लेकिन कार की आरसी तारिक के नाम नहीं है। सूत्र बताते हैं कि 2015 में तारिक ने कार को उमर को दे दिया। तब तक कार तारिक के नाम से था। पुलिस ने इन दोनों को ही हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। इस डील में आमिर नाम के व्यक्ति का कनेक्शन सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और आमिर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने इस ब्लास्ट की जानकारी देते हुए कहा था कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या यह आत्मघाती हमला था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि कार में उमर मोहम्मद अकेला था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों के अनुसार अब तक की जांच में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के तार फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ हाल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। इस टेरर मॉड्यूल में शामिल संदिग्ध जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठन से जुड़े थे और उनके इशारे पर काम कर रहे थे। इस टेरर मॉड्यूल में 2 पुरुष और 1 महिला डॉक्टर भी शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई, पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद राथर को अरेस्ट किया है। इसके अलावा पुलिस ने लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है। इसी ब्लास्ट में पुलिस को आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर की तलाश थी। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2900 किलो विस्फोटक, हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की हैं। दिल्ली के लाल किला कार धमाके को लेकर अमेरिका ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस भयानक विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। बयान में कहा गया कि हम स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है और उनके प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राजधानी दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से सटे देवरिया जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठने लगे हैं। दावा है कि पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन क्या हकीकत भी वही है? हमारी टीम ने आधी रात को सड़कों पर उतरकर इसका सच जानने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली में विस्फोट के बाद देवरिया पुलिस कितनी सक्रिय है, इसकी एक जमीनी हकीकत जानने के लिए हम रात के करीब 12 बजे, जब पूरा शहर गहरी नींद में था, हम निकले देवरिया की सड़कों पर, यह जानने के लिए कि जिले की पुलिस वाकई कितनी सक्रिय है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है, मगर देवरिया में पुलिस की मौजूदगी नजर नहीं आई। मुख्य बाजारों से लेकर चौक चौराहों तक सन्नाटा पसरा था, लेकिन गश्त करने वाले पुलिसकर्मी नदारद। देवरिया पुलिस जहां दिन में अपनी बहादुरी और चौकसी के दावे करती है, वहीं रात के अंधेरे में उसकी हकीकत कुछ और कहानी कह रही थी। में हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो गया है। वहीं देवरिया में पुलिस प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर, जहां से ये पूरा देवरिया दिखाई देता है। उसी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की बात की जाए तो कोई भी पुलिसकर्मी दूर दराज तक नहीं दिख रहा है। पुलिस नदारद दिख रही है, इसलिए हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपकी सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी पर कितना मुस्तैद रहती है, इसको देखने की जरूरत है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ हुए धमाके को लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पुलिस पे भी अब कई सवाल उठ रहे हैं। देवरिया पुलिस अभी भी गहरी नींद में सो रही है। इस समय हम ये टाउन हॉल का जो सुभाष चौक है वहां पे खड़े हैं, वहां के दृश्य दिखा रहे हैं। 11:30 हो रहे हैं इस समय, और अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी दूर दराज तक नहीं दिख रहा है। अब इस वक्त हम देवरिया के बस स्टेशन पे पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जैसे हुए धमाके के बाद पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा को लेकर तरह तरह के नियम बनाए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा के दृष्टि को लेकर पुलिस प्रशासन को लगातार चेतावनी भी दिया जा रहा है कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, जिसको लेकर पुलिस हर चौक चौराहे पे मौजूद रहे, मुस्तैद रहे। जिसको लेकर देवरिया की पुलिस अब ये कहे कि गहरी नींद में सो रही है। चौक चौराहा पर कोई भी पीसीआर वैन नहीं दिखाई दे रहा है, ना कोई पुलिसकर्मी दिखाई दे रहा है। गोरखपुर ओवरब्रिज देवरिया बाईपास, जो देवरिया गोरखपुर बाईपास रोड है, उस जगह पे मौजूद हैं। रात्रि के करीब 12 बजने वाले हैं और ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक पुलिस बूथ बनाया गया है, यहाँ पे पुलिस कितना सक्रिय है इसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इस तस्वीर को भी दिखाइए कि पुलिस बूथ पे कोई पुलिस तैनात है कि नहीं तैनात है। दूर दराज की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि कोई भी पीसीआर वैन हमारे कैमरे में कैद नहीं हो रहा है, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। इसको लेकर हम लगातार चौक चौराहे पर जा रहे हैं और पुलिस की तलाश कर रहे हैं कि पुलिस अपने ड्यूटी पर कितना मुस्तैद है, क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरा यूपी हाई अलर्ट जारी है। देवरिया कस्या ओवरब्रिज के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस जगह भी कोई पुलिसकर्मी मुस्तैद नहीं है। अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी न होने से अब आम जनता किस तरह से अपनी सुरक्षा महसूस करेगी। कोई भी महिलाएं रात्रि में निकलती हैं तो अपनी सुरक्षा कैसे महसूस करेंगी, ये कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं देवरिया पुलिस प्रशासन पर। क्योंकि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर जहां यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है, बल्कि देवरिया पुलिस अभी भी गहरी नींद में सो रही है। एपीएन न्यूज, अमित राजपाल, देवरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सोमवार देर शाम पुलिस और मेरठ एसटीएफ यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों की पहचान आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है। दोनों पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे संगीन अपराधों के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ भोजपुर थाना क्षेत्र के गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई, जहां पुलिस टीम ने दोनों को घेर लिया। जवाबी फायरिंग के दौरान दोनों बदमाशों को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
मुठभेड़ के दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल और मेरठ एसटीएफ के एएसपी की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिससे दोनों अधिकारी बाल बाल बचे। घटनास्थल से पुलिस ने कार्बाइन 30 बोर, 3 पिस्टल 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मेरठ के रसीद नगर का रहने वाला आसिफ उर्फ टिड्डा मूल रूप से ग्राम कलछीना थाना भोजपुर का निवासी था। 8वीं तक पढ़ाई के बाद उसने कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ ली और अपना गिरोह बना लिया। उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। टिड्डा कई सनसनीखेज वारदातों में शामिल रहा। टिड्डा ने हरियाणा में 40 लाख की डकैती डाली, जिसमें उसे सजा भी हो चुकी थी, लेकिन वह फरार चल रहा था। उसने मुरादाबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। उस पर हत्या, लूट और डकैती जैसे 65 मुकदमे दर्ज थे। वह 1 लाख का इनामी था, जबकि दीनू पर 50,000 का इनाम था। उस पर 35 मुकदमे दर्ज थे। में 27/9 को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यवसायी हाजी जफर, उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने उनको धमकी दी है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था। इस क्रम में एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जनपदीय पुलिस ये लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे। इसमें माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू लिया गया था और एक अपराधी पर 1 लाख रुपए और दूसरे अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन अपराधियों की पहचान। उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती पर देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उनके इस समारोह में शामिल होने को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव बताया। वहीं कांग्रेस ने इस दौरे को राजनीतिक और निजी लाभ के लिए बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री बताया। करण माहरा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर कई कटाक्ष किए। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास कहने को कुछ भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस बेवजह बयानबाजी कर रही है। देखिए, कांग्रेस कल की प्रधानमंत्री की रैली से बौखला गई है। कांग्रेस अपने शब्द प्रधानमंत्री के मुंह में डालने के जो बयानबाजी कर रही है, वो कम से कम लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लिए क्या करते हैं, कितना क्या है, ये उत्तराखंड की जनता जानती है। और कल का भी जो उनका उद्बोधन था, उन्हें उत्तराखंड के आगामी 25 सालों के दिशा को प्रदर्शित किया है। और मैं कह सकता हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर जो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए, हर सहयोग के लिए राज्य सरकार खड़ी है, यही बड़ा संदेश है जो प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य के विकास के लिए दिया है। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पल की गवाह बनने जा रही है। आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वह भगवान श्री राम मंदिर के 7 शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक का निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री केसरिया नायलॉन ध्वज, जिस पर ओम का प्रतीक अंकित होगा, फहराएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा जल्द ही प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान मंदिर परिसर का अवलोकन करेंगे और प्रथम तल पर स्थापित भगवान श्री राम के परिवार की प्रतिमाओं के दर्शन भी करेंगे। मंदिर परिसर में इस समय सौंदर्यीकरण, पौधारोपण और आर्किटेक्चरल कार्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही संग्रहालय निर्माण की जिम्मेदारी आईआईटी चेन्नई की सहयोगी संस्था परिवर्तन को सौंपी गई है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत वाला यह एग्रीमेंट अपने अंतिम चरण में है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है, ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। जो
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसी के विषय में चर्चा भी हुई। उसी की तैयारी में हम लोग का अधिकांश समय भी व्यतीत हुआ। किस प्रकार से हम लोग उचित समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए परिसर में और सभी निर्माण कार्यों को देखें, आरसी का क्या व्यवस्था हो, क्योंकि अब प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है। रामनगरी अयोध्या का जिला अस्पताल इन दिनों अपनी संवेदनहीनता को लेकर सुर्खियों में है। एक मानसिक रूप से विक्षिप्त मरीज को बेड से बांधकर इलाज किया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि मरीज के हाथ पैर बांधे हुए हैं और वह खुद खाना भी नहीं खा पा रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह दृश्य किसी तालिबानी सजा से कम नहीं है। इस मामले पर जिला अस्पताल सीएमएस राजेश सिंह का कहना है कि मरीज आक्रामक हो रहा था, इसलिए उसे बांधा गया था, लेकिन यह तरीका सही नहीं था। सीएमएस ने कहा कि इसमें से जो भी दोषी कर्मचारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।